नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। 7 बजे मतदान शुरू हो गया, 3 घंटे हो चुके हैं मतदान को। और जो ये 9 जिले हैं और जो ये 59 सीटें हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं समझने के लिए, जो लोग उत्तर प्रदेश से वाकिफ नहीं हैं। 2 जिले हैं, वो रोहेलखंड, तराई का इलाका, लखीमपुर और पीलीभीत। फिर अवध की बारी, अदब का इलाका अवध, और वहां पर सीतापुर हो या हरदोई या लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, यहां पर भी मतदान हो रहा है। और इसके अलावा जो बुंदेलखंड है उसका एक इलाका, वहां भी आज बटन दबाए जा रहे हैं। मैं बांदा की बात कर रहा हूं। और 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं। 9 बजे तक कुल मिलाकर लगभग 9% मतदान हुआ है। ये 1 घंटे पहले के आंकड़े आपको बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा कहां पर मतदान हुआ है, वो है पीलीभीत, फतेहपुर। पीलीभीत में 11%, फतेहपुर में 10% और 10% सीतापुर में। सबसे सुस्त मतदान लखनऊ में। अब लखनऊ वाले निकलिए, आप मतदान कीजिए। यह आपका हक ही नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी भी है। तो आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहुत सुर्खियां बटोरी इस इलाके ने अक्टूबर के महीने में, जब 4 किसानों को रौंदा गया और मुख्य आरोपी बनाया गया देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को 129 दिन जेल में बिताने के बाद बेल भी मिली कुछ दिनों पहले, और उस पर भी सियासी हंगामा हुआ। जो दिग्गज हैं जिन्होंने आज अपने मत का इजहार किया, उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की मायावती, सतीश मिश्रा उनके दाहिना हाथ, आजकल करता धरता बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ही हैं। साक्षी महाराज सांसद हैं, मोहसिन रजा मंत्री हैं योगी सरकार में, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे, ब्रजेश पाठक खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, अवनीश अवस्थी बड़े नौकरशाह हैं। और उत्तर प्रदेश में जो काम होते हैं वो इन्हीं की निगरानी देखरेख में होते हैं। अदिति सिंह, इन्होंने भी हेडलाइंस बटोरी थी, कांग्रेस में थी, लेकिन चुनाव से पहले ये अब बीजेपी का चेहरा बन गई हैं। पिछली बार कांग्रेस से जीती, इस बार ताल ठोक रही हैं बीजेपी के कमल के निशान पर। मालिनी अवस्थी, अवनीश अवस्थी की धर्मपत्नी, नितिन अग्रवाल। हरदोई इलाके पर भी हमारी नजर होगी क्योंकि यहां पर इनके पिता का डंका बजता आया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए। प्रशांत गुप्ता हैं रायबरेली में, पीलीभीत में मौजूद हैं प्रभाकर मिश्रा, प्रशांत देव हैं बांदा में, उन्नाव में अशोक तिवारी हैं, मानस, अरे मानस आप थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, आप तो लखनऊ में हैं, तो लखनऊ में मुस्कुराना जरूरी होता है। सीतापुर में दीपक दुबे हैं, और इसके अलावा हरदोई से दिव्या अग्रवाल, और लखीमपुर में मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार। और लखीमपुर से ही शुरुआत करता हूं। यह तराई का इलाका, रुहेलखंड का इलाका, और जैसा मैंने शुरुआती संबोधन में कहा ऋषिकेश, इसने सुर्खियां भी बटोरी। अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को 4 किसानों को जो रौंदा गया, और इस महीने चर्चा इस बात पर रही कि 4 किसानों को रौंदा और 4 महीने में जमानत हो गई। तो लखीमपुर क्या कुछ बोल रहा है? किसानी के मुद्दों की गूंज है या स्थानीय मुद्दे, विकास, डबल इंजन सरकार की भी बात हो रही है? अच्छा, अभी बात नहीं हो पाएगी, मानस से बात करते हैं। मानस क्या है? लखनऊ का शहरी इलाका भी है, ग्रामीण इलाके भी जुड़े हुए हैं। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। इसकी वजह यह है कि 2 बड़े मंत्री केंद्र सरकार के आते, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं,
दो मंत्री यहाँ पर लखनऊ से दिए गए थे, आशुतोष टंडन, दूसरे ब्रजेश पाठक, दोनों ही कैबिनेट मंत्री। 9 में से 8 सीटें जीती थी पिछली बार। 1 सीट आर के चौधरी जो निर्दलीय थे उनको समर्थन दिया था, वो हार गए थे, समाजवादी पार्टी जीत गई थी। अब बात करते हैं मतदान की, तो मतदान में देखिए रफ्तार सुस्त है। लखनऊ थोड़ा देर से सो के जागता है, नवाबों का शहर है, तो थोड़ा सा सुबह देर से होती है। लेकिन अब चूंकि सूरज आ गया आसमान पे, तो आपको दिखाएंगे कतार लंबी लग चुकी है। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये पुराना लखनऊ है दरअसल संदीप। ये यहाँ पर आपको मतदाता दिख जाएंगे, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन लंबी लग चुकी है। लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसको कैमरा हाथ पे ले, ताकि जो है हम मतदाताओं के बीच में जा सके और उनसे जान सके कि आखिर क्या सोच करके लखनऊ के लोग वोट कर रहे हैं। पिछली बार बहुत प्यार दिया था लखनऊ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, 9 में से 8 सीटें दे दी गई थी। ये बताइए, आप लोग वोट डालें, क्या मुद्दे रहे इस बार जब आप वोट डालने गई? हम मुद्दे ना पूछिए, बस वोट डालना था हम लोगों को, वोट डाल दिया, बेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा, पहले वोट डालने आ गई जी। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या सोच के वोट डाला? वोट यही सोच के डाला कि गरीबी दूर होगी, विकास होगा, डेवलप होगा हमारा मोहल्ला या देश। यही सोच के वोट डाला है कि भाई जो सरकार आएगी अच्छा काम करेगी, सरकार आए अच्छा काम करे। हाँ। आप लोग को मुफ्त राशन वगैरह मिलता था, कोई मुद्दा है ये यहाँ पर चुनाव में, या कुछ हाँ। और चाहते हैं? नहीं, हमको तो सब कुछ मिलता है, खैर ऐसी बात नहीं है। जी जनाब, क्या सोच के वोट डालने गए थे आप, क्या मुद्दा था दिमाग में? अरे गवर्नमेंट बढ़िया है, पब्लिक के लिए काम करे, सिर्फ क्या बोलते हैं नेता हैं, पब्लिक की बातें सुने और देश के क्या बोलते हैं उत्थान के लिए काम हो, युवा वर्ग को क्या बोलते हैं नौकरियां मिले और उनको जिस रोजगार एक मुद्दा है यहाँ पे। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे कि लोग बाहर ना जाएं। हाँ, लखनऊ के लोग देखा कि बहुत जाते हैं बाहर काम करने के, दुबई चले जाएंगे, सऊदीया चले जाएंगे। हाँ, तो इस वजह से कि बाहर लोग ना जाएं, यहाँ पे अपने प्रदेश में ही व्यापार क्या बोलते काम हैं, करें। हाँ डेवलपमेंट हो। जी आप बताइए चाचा, यहाँ ये जी मतदान बहुत धीमा हो रहा है, 5% हो पाया सुबह से। अब पब्लिक आए तभी तो मतदान तेज हो। तो अभी क्या जो वोटिंग चल रही है? जहाँ पे हमारा था मतदान, वहाँ तो हो गया मतदान। अच्छा, वहाँ क्या तो- क्या सोच के वोट डाल रहे लखनऊ के लोग? हैं? लखनऊ में क्या मुद्दा है सबसे ज्यादा प्रभावी है इस समय? लखनऊ में यही है, विकास होना चाहिए और क्या। सड़कें अरे सही 2 होना कैबिनेट मंत्री, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जी, विकास जी, हुआ कि नहीं हुआ? है? विकास हुआ कि अब नहीं? ये तो वक्त बताएगा विकास हुआ नहीं हुआ। देखिए संदीप, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे हम कि ये बूथ है, यहाँ पर देखिए व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है। आप देख रहे हैं कि सेना के जो जवान है ना, वो आप देख रहे हैं कि उनको चेयर पे लेकर के आ रहे हैं। यानी व्हील चेयर का इंतजाम यहाँ पर होना चाहिए था। अगर कोई बुजुर्ग है मतदाता और वो नहीं चल सकता, तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। जो सेना के जवान हमारे बीएसएफ के, वो देखिए कुर्सी पे लेकर के आ रहे हैं। ये तस्वीर जो है हैरान करने वाली है। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि हर बूथ पे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर होगी, लेकिन व्हील चेयर नहीं है। फिर भी चलिए, चाचा बहुत मेहनत करके आए पाए, चल नहीं पा रहे हैं, चल ही नहीं पाते। तो आज वोट डाला अंदर? हाँ डालिए, उम्र भी तो है 85 साल की। 85 साल उम्र हो गई? 95 साल उम्र है आपकी। क्या नाम है? रामाशय साहू। तो ये बताइए साहू जी कि जब वोट डालने गए तो क्या सोचा दिमाग में, क्या मुद्दा था? हमारे बीजेपी बस और ये मुद्दा, वो काम करती बढ़िया, काम अच्छा हो रहा है, काम उसका अच्छा होता है। विकास हुआ कि नहीं? 2 मंत्री हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। काम बढ़िया है, काम बढ़िया है बीजेपी का। चलिए, तो ये देखिए, ये आम लोगों की राय है, जो आम मतदाता है वो उसकी राय है। लेकिन ये तस्वीर मुझे बहुत हैरान कर रही है, इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे बुजुर्ग मतदाता नहीं नहीं, हैं बिल्कुल जो वाजिब भीतर सवाल जा आप नहीं उठा रहे हैं। पाएंगे। ये तस्वीरें दिखाते रहिए, कम जी। से कम ये तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। कम से कम चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले। ये कोई गांव देहात का दूर दराज का इलाका नहीं है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी की तस्वीर है, जहां पर व्हील चेयर का इंतजाम नहीं किया गया है। और एक 95 साल के बुजुर्ग, उनको बाकायदा सुरक्षा कर्मी एक कुर्सी पर उठाकर अंदर ले गए और अब बाहर लेकर आए हैं। तो चुनाव अधिकारियों से मानस इस बारे में सवाल जरूर पूछिएगा और उनकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। मैं पूछूंगा जी, बिल्कुल। यहाँ पर बीएलओ साहब मौजूद थे, वो कहीं चले गए दाएं बाएं, लेकिन मैं उनको ढूंढ रहा था कि वो मेरे सामने आए, तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन मैं ज़रूर उनसे सवाल पूछूंगा जैसे ही वो मुझे नज़र आ जाएंगे। और लेकिन और भी मतदाता देखिए यहाँ पर आ गए। दरअसल मैं 1-2 लोगों से और भी बात कर लेता हूं। बात हमारी सुन लीजिए।
देखिए इसमें जो है ये मैडम है और ये इनके जैसी बहुत सारी हैं जो मुस्लिम हैं और कोई हिंदू है जिसका जो है सरनेम अलग है, वो इंसान अलग है। ये देखिए इनकी अपनी वोटर वो दिखाओ निकाल। वोटर पर्ची में गड़बड़ी है? जी हाँ, नाम इनका क्या नाम है आपका? रुखसाना बेगम। और नाम क्या लिखा है इस पे? इस पे तो जम्मी वैदेही ज्योतिराव। ये क्या है? ये नाम से इनको कहा जा रहा है वोट। ये देख लीजिए कि जब निर्वाचन आयोग ने इतनी लंबी तैयारी की और राजधानी लखनऊ की यह हाल है। ये एक नहीं है, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका इस टाइम हम काफी लोगों का कर चुके हैं कि जो मुस्लिम है उनका हिंदू आ रहा है, जो हिंदू आप यहाँ पे ड्यूटी में लगाई गई? जी हाँ, हम प्रभारी हैं। आप प्रभारी हैं? जी हाँ। तो आपको तो बड़ी मुसीबत हो रही थी? बहुत मुसीबत हो रही है, बहुत परेशानी उठा रहे हैं और बहुत हार करके लोगों को वापस भेज दे रहे हैं। नाम लिखा है इसमें जम्मी वैदेही ज्योतिराव। इनका कहना है, बीएलओ का कहना है कि आपने ये वो आप क्यों नहीं देखी, आप जाकर के लिस्ट चेक करती। क्या कोई ये कर सकता है कि लिस्ट चेक करने जाएगा कि मेरा नाम गलत है, मेरा वोटर कार्ड है, मेरा सब कुछ है, उसमें नाम सही है, तो कोई हम गलत कैसे बोल सकते हैं? देखिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जा करके आपकी ये लिस्ट से चेक करें। ये कॉमन सेंस की बात है। क्या इतने जाहिलों को, इलिटरेट को रखा जाता है जो ये भी नहीं देखते हैं कि ये मुस्लिम है या हिंदू है? ये आप देख रहे हैं संदीप की ये तस्वीर बहुत परेशान करने वाली नहीं, ये बिल्कुल जायज सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या वोटर की जिम्मेदारी है वो चेक करता फिरे, या चुनाव आयोग का पूरा जो अमली जामा, जो पूरी व्यवस्था है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल जायज सवाल है, वरना हम भी सोशल मीडिया पे डालने जा रहे हैं। जी देखिए, ये जबकि तैयारी बहुत समय से चल रही थी, 4-5 महीने का वक्त गुजर गया और बराबर चुनाव आयोग कहता रहा कि तैयारी पूरी है, कहीं कोई गलती नहीं है। ये देखिए आपका भी, ये किसकी पर्ची है? ये इधर आप आइए। ये देखिए, ये बहुत देर से 1.5 घंटे से ये आप इससे पहले इसी बूथ पे वोट डालती थी। बीएलओ साहब ये बताइए क्या है ये? बीएलओ उधर। आप लोग कह रहे हैं कि आपकी गलती है। आपकी कैसे गलती है बताइए? आपके पास बीएलओ साहब लाइए। ये क्या है? दो डबल पहचान पत्र, एक पुराना एक नया, उसके बावजूद ये क्या हो गया? ये किस तरह की? सर ये नाम इनका गलत है सर। तो ये नाम तो सही करना तो मैं घर पे गया, ये कोई यहाँ इस घर में रहा ही नहीं। हाँ तो मैम, अब मुझको ये थोड़ी पता कि आपका ये नाम लिखा। सोचिए आप इस घर पे गए, इसके हस्बैंड का नाम ये है, क्या लव मैरिज हुई है या हाँ तो मैम इसी घर पे देखा गया। क्या बाकी नाम है परिवार में? आपका? मेरा नाम नहीं आया, हमारे घर में हमारे अब्बू का, मेरे वालिद साहब हैं। आपका नाम नहीं बोल? जी, वोट लिस्ट में नहीं आया है, हमारे पूरे घर पर गया, मेरा नहीं आया है। कौन सा नियम है, कौन सा तरीका? देखिए ये तमाम लोग जो अपने मत का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से जो है। ये बुजुर्ग आदमी है, इनका भी नाम नहीं है। इनका नाम आया? हमारे भाई का नाम है, सबका है। आपका नाम नहीं है? जी नहीं है। पहले आप वोट डालते रहे यहाँ पे? जी हमेशा डालते थे, हमेशा। तो इस बार आपने बात की यहाँ पे अधिकारियों से? नहीं, अभी किसी ने नहीं बात की। अभी तो लिस्ट में देख के आए, पहले ये पर्ची घर पे आए थे, पर्ची में नहीं थी, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे नाम नहीं है और हमेशा पर्ची नहीं आई। पर्ची नहीं आई जी। ये देख लिए ये हाल है। कोशिश करने जा रहे हैं। तो जी, आप इसमें कोशिश करिए, देखिए, और चुनाव आप इनकी मदद अधिकारियों करिए से भाई, मानस, चुनाव अधिकारियों से बात कीजिए और ये मसला हल हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कीजिए। थोड़ा इस बारे में वक्त लगाइए। मैं अभी बाकी सहयोगियों के पास जाता हूं और उनसे जानकारी लूं। उससे पहले लखीमपुर खीरी का जो मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर ऋषिकेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का उत्साह दिख रहा है। लखीमपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग भी हो रही है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में। वहां का थोड़ा जायजा लिया है ऋषिकेश ने, उस पर एक नजर। चौथे चरण का मतदान जारी है और न्यूज 24 मौजूद है लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा सीट पर। निघासन विधानसभा भले ही वीवीआईपी सीट न हो, यहाँ कोई प्रत्याशी वीवीआईपी नहीं हो, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर न्यूज 24 मौजूद है वो काफी हाई प्रोफाइल है, वीवीआईपी है। और वो बूथ मौजूद है, देखिए बनबीरपुर जो गांव है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और निघासन खीरी का ये महत्वपूर्ण मतदान केंद्र है। वीवीआईपी इस मामले में है क्योंकि देश के गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद अजय मिश्रा का ये मतदान केंद्र है, उनका ये पैतृक घर है। एक आप तस्वीर में दिखा रहा हूं कि 4400 वोट हैं इस मतदान केंद्र पर, 4 बूथ हैं और आप लंबी कतारें देख लीजिए कि किस तरीके का आलम है यहाँ पे, क्या माहौल है। चौथे चरण के रण में निघासन कितना महत्वपूर्ण सीट है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा की सीटें थी, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और इस बार कहा जा रहा है कि काफी कांटे की लड़ाई है। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद। क्या माहौल है इस बार?
मुद्दा क्या है चुनाव का? हाँ? विकास है, बदलाव है। बदलाव का है हाँ? देखो विकास है। हाँ? विकास है, क्या बदलाव भी है। बदलाव भी है। हाँ। क्या भैया मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या, देखो दोनों की लड़ाई है, कौन जीतता है। क्या मुद्दा है? कैसा काम हुआ है 5 साल? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। तो हाँ? हमारे तो नहीं विकास का बता रही हूँ, मतलब तुम्हारे लिए क्या सुविधा है कि नहीं? आप बता दो क्या है। हमारे लिए वही सुविधा है, बहुत सुविधा है। अच्छा किया हमारे लोगों के लिए। अच्छा किया है। क्या पाजी क्या मुद्दा है इस बार? तो इधर आइए। हाँ? आइए इधर। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या है, जनता मर रही भूखी, और क्या इतनी महंगाई कहाँ बचेगा किसान। तो ये देखिए, ये लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये वीवीआईपी मतदान केंद्र है और सब लोगों को इंतजार है 10 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि लखीमपुर खीरी के निघासन में इस बार किस पार्टी का विधायक विधानसभा तक पहुंचेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, बनबीरपुर, लखीमपुर खीरी। तो जैसा मेरे सहयोगी ऋषिकेश बता रहे थे, लखीमपुर में बम्पर वोटिंग होती दिख रही है, लंबी लंबी कतारें हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। भाई एक दिन के लिए ही सही, जनता आज जनार्दन होती है, वो अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह का उत्साह देखकर अच्छा भी लगता है। प्रभाकर मेरे सहयोगी पीलीभीत में मौजूद हैं, ये वही तराई का इलाका, लखीमपुर खीरी से सटा हुआ इलाका, और यहां पर भी 4 में से 4 बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार प्रभाकर क्या मुद्दे गूंजते सुनाई दे रहे हैं पीलीभीत में, क्योंकि लखीमपुर खीरी में वो 3 अक्टूबर का वाकया, वो 3-4 महीने से सुर्खियां लगातार बटोरता रहा है कि किसानों को रौंदा गया। किसानी कोई मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं, बेरोजगारी, महंगाई की बात हो रही है, या विकास, डबल इंजन सरकार और लाभार्थी जाति वो प्रसन्न है। संदीप, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं शहर में था। उसके बाद से पीलीभीत से सटा हुआ ये गांव है बरहा, मॉडल प्राइमरी स्कूल बरहा में मैं हूं, और यहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे मतदाताओं की भारी भीड़ है। मतदाताओं से बात करूं उसके पहले मैं बताऊं कि जो सुबह से मैंने बात किया हुआ है, तो मिली जुली बातें हुई, मिले जुले मुद्दे आए। यहां पर देखिए कि जिसको कहेंगे कि अगर कहीं मतदाताओं की इससे ज्यादा लंबी कतार नहीं हो सकती। इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं क्या मुद्दा है आज की वोटिंग के दौरान। जी सर, ये मुद्दा तो विकास का ही मुद्दा है। विकास हुआ है? जी सर, बिल्कुल हुआ है। विकास हुआ है। सुरेश कुमार। क्या मुद्दा है? क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मुद्दा सही है साहब, मुद्दा सही है। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? बोल दीजिए कुछ। गुलाब का फूल। हाँ, क्या मुद्दा है जी? पहली बार वोट दे रहे हो? नहीं तो दूसरी बार। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा सही है। क्या सही है? किसानी है मुद्दा? हाँ। क्या विकास सही हो रहा है? विकास हो रहा है? हाँ जी, क्या मुद्दा है? जी विकास हो रहा है, सभी की सुरक्षा हो रही है। और क्या? हाँ। आपके हिसाब से क्या मुद्दा हो रहा है? विकास हो रहा है सब। हाँ। हर चीज पर बहुत सुविधा मिल रही है। संदीप, ये वही इलाका है लखीमपुर खीरी से सटा हुआ इलाका पीलीभीत, और शहर में लोगों से बात करते हैं। शहर के लोग थोड़ा सा वोकल होते हैं, अपने स्तर अपने अंदाज में बात करते हैं। शहर में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, यहाँ आपने सुना थोड़ा से सहमते हुए लोग आवाज देते हैं, बताते हैं। लेकिन सबने देखा है कि जो पीलीभीत के सांसद हैं वो लगातार पार्टी के खिलाफ ही, सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाते रहे हैं। तो ये कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी कांड भी थोड़ा सा है, किसानों का मुद्दा भी है। कैमरे के सामने बोलने से लोग बचते हैं, कैमरे के बाहर लोग जरूर बोलते हैं। नहीं, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही प्रभाकर, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी दिलचस्प आपने बात कही गांव देहात के इलाके में, क्योंकि सबको जानते हैं, तो कैमरे के सामने ये बता देना कि भैया मैंने इसको वोट डाली है, फिर शाम को फजीयत भी होती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी मढ़े जाते हैं, क्योंकि अलग अलग गुट होते हैं। तो क्या जो चीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही थी, रोहेलखंड में क्या ये आप फर्क देख पा रहे हैं? अब संदीप, मैं फर्क देख पा रहा हूं। लोग उतने वोकल नहीं हैं, बोलते हुए सकुचाते हैं कैमरे के पीछे। और एक बात और मैं कहूं संदीप,
कि मीडिया वालों ने मतदाताओं को होशियार बना दिया है। कई बार मतदाता मीडिया वालों को बुद्धू बना देते हैं, कैमरे पर कुछ कहते हैं, कैमरा हटते ही कुछ और कहते हैं। मैं इसीलिए बहुत सावधानी बरतता हूं। कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो कई बार दिखता नहीं संदीप। लेकिन पीलीभीत की फिजा में ये भी है कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले गृह मंत्री की सभा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि संजय सिंह गंगवार को एक बार और विधायक बना दीजिए, उसे हम बड़ा नेता बना देंगे। और सुबह में बात कर रहा था, देख रहा था जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार, उनके भी लोग बड़े चाहने वाले हैं, उनको भी लोग पसंद करने वाले हैं। लेकिन मैं फिलहाल जहां पर हूं, यहां पर जो मतदाता बात कर रहे हैं वो मैं 2-4 लोगों से और से बात कर लेता हूं। थोड़ा महिलाओं से अगर आप बात करें तो। सर, विकास का मुद्दा है और खैर जो है ये क्षेत्र में विकास हुआ है। अब गांव में गांव के लोग, महिलाएं थोड़ा सा तो संदीप मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में कभी कभी डाल देते हैं आप, फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं। क्या मुद्दा है? सपा। मुद्दा मैंने जैसे पूछा क्या मुद्दा है, उन्होंने कहा सपा। यहाँ क्या मुद्दा है? कमल में डालेंगे। क्या सोच के वोट दिया जा रहा है? मेरे तो पापा लोग सब लोग कह रहे हैं क्या कमल पे डालना। कमल पे। क्या मुद्दा है? किस चीज पर? कमल पे। मुद्दा क्या है? कमल। संदीप, आवाज आप तक पहुंच गई क्या? हाँ हाँ पहुंच गई। हाँ, मुद्दा क्या है? मतलब हमारे देश में सुरक्षा हो, शांति रहे और लोगों को रोजगार मिले, है ना जी? तो रोजगार मिला है क्या? रोजगार मिला सर और मिलेगा। हाँ। क्या मुद्दा है? आप भी कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी? हाँ हाँ जी, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए? रोजगार मिला नहीं है कि मिलेगा? अभी कहाँ मिला है? तो बदलेगा मतलब? हाँ। संदीप, जो बहुत होशियार होते हैं ना, वो होशियारी करते हैं और बहुत इनोसेंस लोग। आप एक इनोसेंट मतदाता की आवाज आपने सुनी जिसको कोई किसी का भय नहीं है। कौन रिप हुई हमें का हानि, जो कहना है वो हम कह देंगे। तो संदीप, इस तरह की फीलिंग है कुछ पीलीभीत में। जो सुबह से घूम रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, लेकिन यहाँ का बूथ पर तो यहाँ पर मुझे कमल खिलता हुआ दिख रहा है। जो कमल के अलावे जो वोटर्स है वो बोलना नहीं चाहते हैं, खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ की स्थिति यही है। अच्छी बात, ये तस्वीर अच्छी बात है, लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर ये दिख रही है कि यहाँ पर भारी संख्या में मतदाता लाइन लगाए हुए हैं। और एक बात और, जो मानस लखनऊ में जिक्र कर रहे थे कि उचित व्यवस्था नहीं हुई है व्हील चेयर की, यहाँ पर पूरी व्यवस्था हुई है। एक एक नहीं, 2-2 व्हील चेयर रखा हुआ है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान हो रहा है। पीलीभीत शहर से सटा हुआ जगह है बरहा, और लोग बोल भी रहे हैं। वोट दे दिए सर आप? किस मुद्दे पर? क्या बताऊं? अरे बता दीजिए, आप बताएंगे कुछ? संदीप कहते हैं वोट जिसको दिया जाता है बताया नहीं जाता। हाँ। और हम अन्याय कर रहे हैं, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम पूछते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा कनेक्शन भी कट रहा है, थोड़ा कैमरे के नजदीक आइए। अभी मैं आपको लिए चलता हूं उन्नाव, अशोक तिवारी के पास। और अशोक, थोड़ा सा ये चौथे चरण की एक बड़ी तस्वीर भी पहले खींच ले, इससे पहले कि आप लोगों से बात करें। ये जो 59 सीटें हैं, इनमें से 51, 50 बीजेपी ने, एक अपना दल जो उनकी सहयोगी दल था, 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और ये वो इलाका है जो दरअसल बड़ा इंटेलिजेंट इलाका है। यहां जो इलाका जिसको बढ़त देता है उसकी सरकार बनती है। 2012 में सपा ने यहां पर इस इलाके में 39 सीटें जीती थी, उनकी सरकार बनी। सबसे ज्यादा सीटें 2007 में बसपा ने यहां पर जीती थी, उनकी सरकार बनी। तो यहां के लोगों को कुछ अंदाजा रहता है क्या कि सरकार किसकी बनने वाली है? देखिए, अगर आपने जितने भी चुनाव का जिक्र किया, खासतौर पर जो 4th फेज का इलेक्शन है उसको लेकर, एक बात तो तस्वीर साफ हो जाती है उनके निर्णयों के आधार पर कि यहाँ का जो मतदाता है वो किसी भी पार्टी को बहुमत की तरफ ले जाता है। और शायद यही वजह है कि उनकी सीटों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, या पिछले चुनाव में बीजेपी और उनका गठबंधन रहा हो। अब अगर मैं उन्नाव की बात करूं तो उन्नाव में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, और जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार था वो जीता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बीजेपी के
सदस्यता ले ली थी और अब यूं कहा जाए कि जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उस पर तकरीबन सभी लोग बीजेपी के ही उम्मीदवार माने जाएंगे तो गलत नहीं होगा। हालांकि इस बार जो टिकटों का बंटवारा किया गया है उसमें बहुत कांटे की लड़ाई कई सारी सीटों पर देखने को मिल रही है। उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा सीट से मैं आपको बताऊं कि जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हृदय नारायण दीक्षित, उनका टिकट इस बार काटा गया और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो हर सीट पर कमोवेश जबरदस्त लड़ाई और जबरदस्त समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ के जो तमाम सारे लोग हैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। पहले हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अंशुमान कुमार। मुझे बताइए इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट हो रहा है? जी विधान थोड़ा अशोक कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। आज हमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, पर चुनावी मौसम में देखना यह है और इसी को हम परखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी ने अच्छा कनेक्शन बनाया है मतदाता के साथ, आम आदमी के साथ। तो आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन जो आज दिग्गज वोट डालने आए और वोट डालने के बाद ताल कैसे ठोकी गई उसका एक नजारा देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बोले, सुनिए। सारे उत्तर प्रदेश का माहौल तो आप लोगों ने स्वयं देखा है। मैं समझता हूं कि कहीं से किसी प्रकार की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि 80% कामयाबी या विजय भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो और 20% में अदर्स हो। इस बार का चुनाव जो होगा वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा और इस मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। सभी लोग भारी संख्या में मतदान करें। बीएसपी की मुखिया मायावती भी वोट डालने आई और मायावती पर आजकल चर्चाएं फिर से गर्म हो रही हैं और गर्म इसलिए हुई कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए बीएसपी को कम मत आंकिए, वो बहुत मजबूत है, मुसलमान भी उनको वोट डाल रहे हैं। तो वोट डालने आई मायावती, चुनावी मैदान में तो वो नहीं कूदी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन क्या कुछ कहा वोट डालने के बाद, सुनिए। अरे वही तो कह रहा हूँ, बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके दावे धरे के धरे रह जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। तो जीत का भरोसा जताते हुए मायावती और उनके सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, उनके सिपह सालार, महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा क्या बोले, सुनिए। समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है और उसमें जो पहले 3 चरण में वोट पड़े हैं उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है, आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा और पड़ रहा है। और अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है। और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही, ये भी निश्चित हो। मीडिया के लोग कहें कुछ भी, लेकिन उनको अब मालूम हो चुका है कि 3 फेजेस में क्या हुआ है और आज क्या होगा वो शाम तक पता लगेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हो गए हैं। देखिए सपा वाले जो हैं अगर कहने के लिए खाली अम्बेडकरवादी हो तो ये भी अच्छी बात, कम से कम कहना, इसमें मजबूर तो हुए कहने के लिए कि हम अम्बेडकरवादी हो गए। लेकिन अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ में अम्बेडकरवादी वाला काम करें, संविधान की कसम खाएं कि संविधान को हम नहीं फाड़ेंगे, हम रिजर्वेशन को मानेंगे, हम रिवर्सन नहीं करेंगे, हम लोगों जिनको नौकरी से बाहर निकाल दिया उनको वापस लाने का काम करेंगे, हम दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। जिस तरह से अभी वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया है और ये कहते हुए कि उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो क्या यही अम्बेडकरवाद है? तो लगभग सेम स्क्रिप्ट मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की, पर यहां पर यह ध्यान देना होगा इस इलाके में 27% दलित हैं और ये कभी बसपा का गढ़ था, कभी सपा का, वो मैंने आपको बताया ही। तो ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई भी जो है और जिस
का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बीजेपी ने 2017 ही नहीं 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया। क्या वो कर पा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मानस, प्रभाकर दिखा रहे थे हमें कि कितना अच्छा इंतजाम है पीलीभीत में, वहां 2-2 व्हील चेयर। आपने जो तस्वीरें दिखाई, कोई व्हील चेयर नहीं, और साथ ही साथ पर्ची पर नाम कुछ और, कार्ड पर नाम कुछ और, कुछ लोग वोट नहीं दे पा रहे थे। आपकी चुनाव अधिकारियों से कुछ बात हुई? क्योंकि ये तो लखनऊ है ना भाई, राजधानी का इलाका। देखिए, ये बड़ी सुखद बात है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और चूंकि खबर चलने लगी तो यहाँ पर जो अमला था वो भी सक्रिय हो गया, और बाद में जो महिलाएं निकली उन्होंने बताया कि आपने प्रयास किया, खबर दिखाई तो BLO साहब लेके गए अंदर, पर्ची पे नाम सही करवाया और वोट डाल के वो लोग चले गए। लेकिन व्हील चेयर का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया। आपको दिखाएंगे तस्वीर में, हमारे ठीक सामने देख रहे होंगे एक बुजुर्ग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे, वो बैठे हुए कुर्सी पे। अब जब कोई उनको लेके जाएगा तो वो वोट डाल पाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था जिस तरीके की होनी चाहिए राजधानी होने के नाते, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और पोलिंग भी जो है बहुत धीमी चल रही है, लोगों को काफी समय तक नहीं मानस, पीछे लगे रहिएगा। जो चुनाव अधिकारी हैं लगातार उनसे सवाल पूछिए, व्हील चेयर का इंतजाम क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, राजधानी में ऐसा हो रहा है। वोट डाल दिया आपने? जी, ये देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइन लगी हुई थी? जी सब इंतजार किया आपने? जी। अच्छा, कुछ दिमाग में था कि क्या सोच के वोट डालना है, क्या क्या मुद्दे हैं? बस जी डाल दिया, यही अच्छा, ये सब अच्छा ही अच्छा होए। ये इस उम्मीद पे है आपकी सब अच्छा ही होगा? हाँ, सब अच्छा ही होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये मतदाता है, उनको लगता है कि जो भी सरकार आएगी सब अच्छा ही होगा। मानस, उम्मीद पर राजनीतिक दल भी कायम है। एक सेकंड मानस, लोगों से बात नहीं, अब थोड़ा सा विश्लेषण भी कीजिए। मैं फिर वही अमित शाह के बयान पर तवज्जो चाहूंगा कि बीएसपी मजबूत है, मुसलमान भी उसको वोट डाल रहे हैं, दलित भी 27% हैं इस इलाके में। तो जो परंपरागत चश्मे से जो हम देखते आए हैं चुनाव को कि भाई ये तो उसका वोट बैंक, ये फलाने का वोट बैंक, ये दिकड़े का वोट बैंक, क्या वो सीमाएं, वो पुराना चश्मा उतारने की भी जरूरत है? और लखनऊ में यहां पर मैं थोड़ा फर्क भी करना चाहूंगा, मुसलमान वोटर में शिया और सुन्नी की बात भी करना चाहूंगा। शियाओं की तादाद अच्छी खासी है लखनऊ में, और यहां पर 30 साल से कभी बीजेपी नहीं हारी है, शिया समर्थन करते आए हैं। तो यहां पर जो अल्पसंख्यक वोटर का मिजाज मानस, वो आपको क्या बता रहा है? देखिए, लखनऊ का मिजाज थोड़ा सा अलग इसलिए है कि ये बात सही है कि शिया वोटर्स यहाँ पर बहुत है, और जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं उसकी एक वजह यहाँ पर ये भी रही है कि यहाँ पर मजलिसें होती हैं और आज़ादारी के जुलूस निकलते हैं। एक परंपरा, पुरानी रवायत चली आ रही है बहुत पुराने दौर से, और वो थोड़ा सा लिबरल है तो उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है हमेशा से। और चूंकि जो पुराने बीजेपी के जो नेता रहे, चाहे हम बात लालजी टंडन की करें या अटल बिहारी वाजपेयी जी की करें, वो सभी लोग, तमाम लोग जो शियों के यहाँ पर जो मुहर्रम के जुलूस निकलते थे उसमें उनकी बड़ी भागीदारी हुआ करती थी। हिंदू तबका भी उसमें बड़ी भागीदारी करता, आज भी करता है। तो वो कम्युनिटी का वोट 90% के करीब गिरता है जाकर भारतीय जनता पार्टी खाते में हमेशा से। बाकी अल्पसंख्यक वोट जो है वो शिफ्ट होता रहता है समय के साथ साथ। वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वोट वो देता है। अब रही बात, हम करते हैं जाति समीकरणों की, तो संदीप आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आप पिछले हम 3 विधानसभा चुनाव को देखें, मायावती का 2007 का देखें, या उसके बाद 2012 में हम अखिलेश यादव को देखें, या फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत वोट था, वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, खासतौर से ब्राह्मण, वो शिफ्ट किया मायावती के साथ। और वो सोशल इंजीनियरिंग ऐसी काम आई कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बाकायदा उस पर एक शोध पत्र जारी किया गया और एक किताब भी यहाँ से एक प्रकाशित की गई, जो उस वक्त के स्टूडेंट्स को पढ़ने में काम आई कि कैसे जो है एक आज़ादी के इतने वर्ष के बाद दलित और ब्राह्मण एक साथ खड़ा हुआ। लेकिन जब हम बात करेंगे 2012 में, तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, वो था यादव और मुस्लिम, MY कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो लोग मायावती से उस वक्त ब्राह्मण तबका नाराज हुआ या जो ठाकुर नाराज हुए, वो सब के सब समाजवादी पार्टी के खेमे में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनको वहाँ पर बेहतर हो सकता है। लेकिन जब आप 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, उसके बाद से जो परंपरा बदली, जो रवायत बदली उत्तर प्रदेश में खासतौर से,
तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया कि कैसे जो हिंदुत्व के नाम पे जो जितनी भी जातियाँ जो अलग अलग क्षेत्रीय दलों के पास बटी हुई थी उनको कैसे एक छतरी के नीचे लाया जाए, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की। और आप देखेंगे कि वहाँ पर कि दलितों के साथ भोजन करने की चाहे परंपरा शुरू की हो या दलितों की बस्तियों में जाकर के रात गुजारने की परंपरा शुरू की गई हो, ये बात पुरानी हो गई लेकिन वो बहुत मायने रखती है आज भी, और वो प्रयास लगातार जारी है। तो जब दलित छिटका मायावती से करीब करीब 50 से 60% तक, तो मायावती की 2014 में सीटें शून्य हो गई थी। ये एक बड़ी वजह थी क्योंकि दलित के साथ जो उनका दूसरी कास्ट का जो वोट जुड़ता था उससे वो सरकार बनाती थी। तो वोट शेयर जैसे ही उनका कम हुआ वैसे ही वो एकदम धरातल पे आ गई। और आप देखेंगे कि इस तरीके से बीजेपी ने 2014 फिर 2019 फिर इस बीच में 2017 वो लगातार चुनाव जीतते रही भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ इस वजह से कि उसको लगा कि जो 80% की जो आबादी है उसको हम अपने साथ अपने खेमे में खड़ा कर सकते हैं। और 80-20 का नैरेटिव काम करता दिख रहा है लखनऊ में। मानस, देखिए लखनऊ का जो वोटिंग पैटर्न है संदीप, वो बाकी हिस्सों से थोड़ा सा अलग है। मैंने कहा कि लखनऊ का मिजाज ऐसा है कि एक गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर हमेशा से एक प्रभावशाली रही है, इसलिए आप देखेंगे कि कतारों में हिंदू मुस्लिम एक साथ वोट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। और यही वजह है कि जब आप 2012 के चुनाव में जाते हैं तो बीजेपी वो सीटें भी हार गई थी जो वो कभी नहीं हारी थी, तब समाजवादी पार्टी जीत गई थी। तो ये एक उस वक्त एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दो ऐसे मुद्दे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुफ्त राशन, ये लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है और लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था और लाभार्थी जाति दो बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। दीपक, सीतापुर में आप मौजूद हैं, सीतापुर का मतदाता क्या कह रहा है, किस बात पर वोट डाली जा रही है सीतापुर में, यहां मुद्दे कौन से हावी हैं? जी, सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो बेसिक मुद्दा है कि महिला सुरक्षा, जो गुंडागर्दी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उस पर रोकथाम लगी है। बिजली पहले यहाँ पर 6 से 8 घंटे 10 घंटे आती थी, अब 15 से 18 घंटे आती है। लोगों के लिए ये खुशी की बात है। उसको लेकर लगातार जो यहाँ पर मतदाता है वो वोट करने के लिए आए। ये लाइन आप देख सकते हैं, कतार, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे माता जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने आई हैं यहाँ पर? वोट हमारा तो हक है जी, वोट हमारा हक है, वोट तो देंगे ही देंगे। किन मुद्दों को ध्यान में रख रही हैं? महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा और शिक्षा के बच्चों जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के मुद्दे पे लेके लोग वोट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, मैं वोट। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं? देखिए, सक्सेस है, सेफ्टी है, सभी मुद्दों को देख के वो जो है, और ये तो हमारा राइट है जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? क्या कुछ अच्छा रहा 5 सालों में? क्या कुछ बदलाव देखा 2017 से 22 तक? क्या कुछ अच्छा या बुरा आपके क्या नजर आया और किन मुद्दों को ध्यान में रख रही है? मेन बात यह है कि हमारे देश की सुरक्षा का सबसे मेन बात है। हमारे घर की लड़कियों का है, लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, पहले नहीं सेफ्टी थी, बहुत सेफ्टी रही। इस बार जो है महंगाई में भी रहा। ये कोविड का, पहली बात तो ये जो कोविड का समय जो इतना बड़ा निकल के गया है, इसमें बहुत सहयोग दिया सरकार से मिला कि जो है हर जगह मतलब वैक्सीन पहुंची है। यही सब चीजों को देख के जो आप गृहिणी हैं, घर चलाना किस तरह से आपका हो रहा है? महंगाई क्या मुद्दा है आपके लिए, या और अन्य मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप सोच कर आई हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए? सबसे सुरक्षित है बच्चे सब, और मतलब घर गृहस्थी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई कम हो, बस महंगाई कम हो। और क्या अच्छा हुआ या क्या नहीं हुआ, या उम्मीद लगाए बैठी थी कि 17 से 22 में कुछ और बदल जाएगा? जी सही है सर। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, बुजुर्ग भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को ध्यान में रख रही हैं, और इस विधानसभा में 5 सालों में क्या कुछ बदलाव नजर आया या क्या कुछ नहीं हो पाया? नहीं, बदलाव नजर आया है जी। यंग जनरेशन के लिए जो है काफी बदलाव हुआ है जी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं वोट करने आया हूँ। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, थोड़ी दूर होनी चाहिए, कोई फैक्ट्री लगनी चाहिए जिससे बेरोजगारी जो है वो दूर हो, साफ सफाई के थोड़ी ध्यान देना चाहिए, और जो नवयुवक है उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की डेट में, रोजगार नहीं है लोगों के पास में।
शिक्षा ठीक है, साफ सफाई है, रोडें बन रही, लेकिन अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे घर चलाएंगे। महंगाई बढ़ रही है ठीक है, लेकिन तनख्वाहें बड़ी बढ़ रही, लेकिन रोजगार भी बढ़ना चाहिए। यही मुद्दा लेके जो है वो आज हम वोट करने आए हैं कि कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री लगेगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और लोग जो है, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, लेकिन रोजगार अगर नहीं बढ़ेगा तो महंगाई के ऊपर चाहे आप जितना लगाम लगा लीजिए, रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके लिए रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी है। तो 17 से लेकर 22 में कुछ क्या और बदला? अभी आपके नहीं बदला। रोजगार के अगर देखें तो रोजगार आपके लिए मुख्य मुद्दा है। रोजगार और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। संदीप जी, चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई सारी सरकारें देखी, क्या कुछ बदला नजर आया आपको, बदलाव पहले और आज में? कुछ भी नहीं बदला जी, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। सारे जानवर सब खेत चर गए, सारे जानवर सब खेत चर गए। 5 साल की सरकार में हमारा जितना नुकसान हुआ उतना कभी नहीं हुआ। एक क्विंटल गेहूं नहीं हो पाता है जो है, सब जानवर चर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे जो है ऐसी सरकार को जो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जानवरों को लेकर उचित व्यवस्था की जाएगी। नहीं, कब करेंगे? जो 5 साल तो हो गए, 5 साल तो हो गए, क्या किया है? आप बता दीजिए, कुछ किया हो जो है। सारे जानवर सब चुट्ठा घूम रहे हैं और सब जो है फसल को चट कर जाते हैं। कितनी फसल थी आपकी, कितनी नष्ट हो गई? मेरे पास लगाया था अभी 6 बीघा गेहूं था। कल ही मैं परसों घर से वापस आया हूं, इतवार को मैं गया था जो है। सारा गेहूं 6 बीघा मेरा जो है चर गया। एक इतनी ठूठी रह गई उसमें जो है। बताइए हम क्या करेंगे जो है। कितनी की लागत थी, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो मेरा कम से कम 50,000 का हो गया। तो जो अखिलेश कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए और राहत देंगे, जो आवारा पशु हैं अगर उनसे किसी को हानि होती है उनके लिए 5 लाख दिया जाएगा, तो क्या ये मुद्दे रहेंगे? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए जानवर अगर ये बंद जाए, जानवर छुट्टा जो है जो घूम रहे हैं, इनसे निजात मिल जाए, मेरे लिए पशु जो है, जो सांड घुस रहे हैं, वो एक चिंता का सबब है क्या आम आदमी के लिए भी और सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी? और पूर्वांचल की तरफ जितना और आप आगे जाएंगे ये समस्या और बड़ी होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दरअसल जो पशुधन है, यहां पर भैंस ज्यादा होती हैं, गाय की तादाद कम है। और जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ जाते हैं वहां पर भैंस कम होती चली जाती हैं। बुंदेलखंड के बांदा में मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत देव। बुंदेलखंडी क्या कह रहे हैं प्रशांत? 19 की 19 बीजेपी के खाते में गई थी पिछली दफा, ये बीएसपी का भी गढ़ रहा है। तो कुछ समीकरण बदले हैं, कुछ मुद्दे बदले हैं क्या? जी देखिए संदीप, ऐसा है कि बुंदेलखंड इलाके में पिछले कई दिनों से मैं घूम रहा हूं और जो बांदा में भी मैंने रिपोर्टिंग की पिछले कुछ दिनों में। तो बांदा की स्थिति क्या है कि 4 की चारों सीट अभी तो बीजेपी के पास है, लेकिन जो लहर पिछली बार थी रिपोर्टिंग करते समय, वो बात लहर इसलिए टूट रही है कि बांदा, आपको पता है बुंदेलखंड और बांदा ये सब कुछ जाति मतलब पिछली जाति दलित बहुल इलाका है। तो जातीय समीकरण का सियासी समीकरण, जातीय समीकरण का खेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन पे हमको दिखाई दे रहा है। गांव में हम जा रहे हैं वहाँ पे, शहर में भी जा रहे हैं वहाँ पे भी। तो जात पात की राजनीति क्या इस बार होगी? जैसे कि माना जाता था कि पिछली बार जातियाँ टूट गई थी, तो इस बार भी जातियाँ टूटेंगी या जाति अपनी जाति पे जाएगी? ये एक ज़मीन पे हमको बात सुनाई दे रही है। बहरहाल मैं ये तिंदवारी विधानसभा है, तिंदवारी विधानसभा वो विधानसभा है जहां से ब्रजेश प्रजापति स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ करके सपा में जा चुके हैं। यहाँ से वो हैं, मैदान में हैं और खूब उत्साह वैसे इस बूथ पे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देखिएगा तो सुबह से उत्साह लोगों का गांव में माहौल है। औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, लगातार सुबह 7 बजे से वोट डाल रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं गांव की, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है इस बार, क्या मन में चल रहा है? वोट डालने जा रही है, क्या मन में, क्या मुद्दा क्या है? कुछ काम हुआ है? हाँ। आप कुछ बताएंगे? बोलिए कुछ। बोलो। देखिए गांव में संदीप महिलाएं बहुत खुल के नहीं बोल पाती हैं। कुछ लोग हैं ग्रामीण पर, उनसे पूछते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे इनके लिए हैं। प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि महिलाएं तुम्हारे खूंखार चेहरे को देखकर कुछ वोट बोल डालने नहीं के पा पहले रही। दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है?
सर हम तो न बोल पाएंगे और किसी से बुलवा लें। हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप सही कह रहे हैं। बहरहाल जी बोल यार। और देखिए यहाँ पे ये गांव की महिलाएं खाने पीने का भी इंतजाम पूरा है। वोट में देखिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं। अरे क्यों मुंह में पानी ला रहे हो यार सब कुछ बंद। प्रशांत, अब पूड़ियाँ दिखा दी हैं आपने, ब्रेक लेना पड़ जाएगा यहाँ पर मुझे। बताओ भाई। वो अलग। हाँ वोट तो डालना भैया। तो ये बताओ इस बार क्या मुद्दा क्या है चुनाव का? कुछ अच्छा काम हुआ है या कुछ काम बाकी रह गया है? सब अच्छा काम है, सब बाकी खुद नहीं है, बस ये हम खेत वोत करते हैं, बस यही है। हाँ आप बताओ भाई। आप बस यही मुद्दा है, क्या बोले आपसे। अच्छा कोई काम सरकार में अच्छा हुआ है, सरकार बनानी है या बदल देनी है? नहीं सरकार क्यों नहीं बनानी है, बदलनी क्यों? ठीक है नहीं है। आप बताओ भाई। अच्छा है, सब नतीजे 10 तारीख को सब आ जाएंगे अच्छे ही। हाँ 10 को तो आ ही जाएंगे। आज मन में क्या चल रहा है? मन में सब अच्छा ही है। अगर अच्छे काम किए होंगे तो सरकार यही होगी, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो बदलेगी। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है कि अच्छा हुआ है काम? कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। आप बताओ। सब अच्छा है। यहाँ लगा हुआ, यहाँ बताइए। हाँ क्या बताए, आप नहीं बोलोगे? प्रशांत आज बांदावासी हाँ भाई आपके लड़के आपके काबू में नहीं आ रहे हैं प्रशांत। जो है सब ठीक है। आज सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, प्रशांत के लिए दिक्कत आ रही है। गुस्से में पूरी मत खा जाना। नहीं और ज्यादा मत खाना। बांदा के लोगों को मुझे काबू में नहीं करना है, मुझे काबू नहीं करना। यहाँ के नेताओं को काबू में करना है। इनको वो काबू में आते हैं कि नहीं, सवाल इस बात का है हमारे काबू में क्या आएंगे। हमसे तो पहली बार ये मिल रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से बांदा का माहौल हमें दिख रहा है इस बार शहर में, गांव में, तो जैसा कि मैंने बताया कि मामला पिछली बार की तरह से थोड़ा सा बदला हुआ हमें इसलिए लग रहा है कि शायद वो लहर पिछली बार वाली काम ना करे। लेकिन मतदाताओं की संख्या खूब है चारों तरफ। मतदाताओं की संख्या खूब है। ग्रामीण इलाके में बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी हरदोई में है और ये नरेश अग्रवाल का गढ़। कभी समाजवादी पार्टी के चेहरा होते थे, राज्यसभा में बेहतरीन भाषण दिया करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। तो हरदोई में दिव्या क्या कुछ मुद्दे हैं जो लोगों से आप बात कर रही हैं? क्या चल रहा है इनके मन में वोट डालने से पहले? सीधा संदीप जी महिलाओं से ही बात करते हैं, क्योंकि हम लगातार साइलेंट वोटर जो हमारा शो है न्यूज़ 24 का वो भी कवर करते आए हैं। महिलाओं से बात निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये बोलती हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। मैम क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आज वोट डाल रही हैं? क्या लगता है क्या चीज की कमी है जो होनी चाहिए सरकार में? कैसी सरकार चाहती है? सही है सरकार। हाँ सही है, ये सही काम कर रही है। हाँ। क्या काम कर रही है? राशन दे रही है? राशन दे रही है। राशन दे रही है। अच्छा पीछे से प्रॉम्प्टिंग भी हो रही है। अम्मा जी को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं पीछे से युवा। महंगाई भी है। हाँ महंगाई है। हाँ देखिए पीछे से भी लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी आपने सही पहचाना। मैम आप बताइए क्या सोच है आपकी, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या सोच के आई है? यही सरकार होनी चाहिए देश के भविष्य के लिए। इसमें देश सुरक्षित है। अच्छा जी देश सुरक्षित है। और आप महिलाओं के लिए क्या किया इस सरकार ने? महिलाओं ने बहुत कुछ किया, सुरक्षा दी महिलाओं के लिए। अच्छा जी हर पग पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है सरकार की, और कोई में सुरक्षा नहीं है महिलाओं में। जब गैस में चाय बनाती है, सब्जी बनाती है, तो सिलेंडर की महंगाई नहीं दिखती? नहीं महंगाई ऐसे तो सब सरकार में महंगाई रहती है। सही बात है। और महंगाई का तो हर सरकार में होता है, लेकिन जो इस सरकार में हो रहा है वो सही है। अच्छा। जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा। महिलाएं भी सुरक्षित हैं और जो कार्य कर रही हैं वो सही चल रहा है। आप बताइए आंटी जी क्या मुद्दा है? ठीक बहू है। बहू ने बोल दिया, लेकिन जो सास बोलेगी वही चलेगा। अरे क्यों घर में झगड़ा करवाने पे उतरी हुई हैं आप? सास बहू साथ में है तो एक ही चीज बोलेंगी। सही है, बस अच्छी है सरकार, सही है। संदीप जी जब हम साइलेंट वोटर महिला मतदाता शो कर रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, तो बहुत सी महिलाओं ने कहा कि जहां हमारी सास कहेगी ना हम वही वोट डालेंगे। चलिए हाँ पर कहीं डालेंगे भी नहीं, सामने नहीं बताएंगी ना, आप उनको फंसा रही हैं। पहली बात रोजगार, शिक्षा,
और हमारे लोगों की सेफ्टी, ये सब इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और हम लोग यही सब लोग चाह रहे हैं, हरदोई के वासी सब, कि सिर्फ भारी मतों से 1 लाख के ज्यादा वोटों से नरेश भैया को विजय बनाएंगे। वो नरेश भैया चुनावी मैदान में भी नहीं है, पर नरेश भैया की बात हो रही है, नरेश अग्रवाल का जिक्र किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।